बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बस्तर में 3 दशक तक सक्रिय रहे कुख्यात नक्सली पापा राव ने सरेंडर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बंसल न्यूज से खास चर्चा में सुकमा के छोटे से गांव से निकलकर 1995 में माओवादी संगठन से जुड़े पापा राव ने कहा कि उन्होंने संगठन में डिविजनल कमांडर से स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य तक का सफर तय किया। पापा राव ने झीरम कांड को लेकर साफ किया कि उस हमले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि माडवी हिडमा को इसका मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने नक्सलवाद पर कहा कि नक्सली संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब बंदूक के रास्ते बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा अब वो संविधान के दायरे में रहकर जनता के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे बस्तर ब्यूरो रजत बाजपेयी ने। 3 दशक तक फोर्स के लिए परेशानी का सबब बने रहे सुन्नम चंद्रन्ना उर्फ पापा राव, ये वो बड़ा नाम है जो बस्तर में नक्सल संगठन को हमेशा से एक बैकअप देने का काम करता रहे। हमारे साथ हैं, उन्हीं से आज बातचीत करते हैं। नक्सल संगठन से जुड़ी हुई बात, 4.5 दशक लंबा बस्तर में जो नक्सलियों का जो इतिहास रहा है, उससे जुड़े कुछ खट्टे मीठे सवाल आज इनसे करेंगे। भैया ये बताइए कि आपके नाम के आगे हर बार ये क्यों लिख जाता था कि पापा राव इस घटना में भी शामिल था, पापा राव इस घटना का मास्टरमाइंड था? ये मेरा नाम से पापा राव बोल के बहुत सारे पत्रकार लोग मीडिया में बहुत सारे, मैं शामिल नहीं हुआ, शामिल नहीं थे, वो शामिल करके मीडिया में आते थे। एक अफवाह और बार बार सुनने को मिलती थी कि कम से कम 6-7 बार हमने ही सुना कि पापा राव नहीं रहे, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। ये कैसे? ये भी मीडिया वाले ही अफवाह कर दिया। ऐसा तो नहीं कि आप फोर्स से बचने के लिए नहीं गए, ऐसे नहीं किया मैं। क्या अब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? खत्म हो जाएगा करके बोल रहे थे, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा। कैसे? मेरे हाल से रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ। क्या वजह लग रही है? और सब झारखंड बिहार थे, यहाँ पे कुछ लोग आए, वो रहेगा करके मैं सोच रहा हूँ। 2020 में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी बस्तर में दंडकारण्य को लेकर के, तो क्या उस 2020 की बैठक में क्या इस बात की संभावना जता दी गई थी कि अब नक्सलवाद कमजोर हो चुका है? वो ऐसे बोले थे, लेकिन दंडकारण्य आंदोलन पूरा कमजोर हो गया धीरे धीरे से। अलग अलग जोनों को विस्तार करना करके चर्चा में है। किसने बोली थी ये बात? ओ बसवराजू, ओ यहाँ का DK सच्चू, राजू दादा ऐसे बोले थे। ये बताइए दादा, क्या झीरम में जो हमला हुआ था, क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र था? लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र, लेकिन वो महेंद्र खर्मा उनको टारगेट था, सलवा जुड़ूम का अध्यक्ष था, उनको मारवा देना कैसे करके वो समय वो मौका मिला, वो हमला किया उनका ऊपर। अच्छा, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र था, ये बोल सकते हैं हम? राजनीतिक षड्यंत्र, लेकिन उनको मार देना खर्मा को। इकलौता टारगेट महेंद्र खर्मा थी। तो ये पहले से सोची समझी हुई घटना थी, ये फिर अचानक नक्सलियों को मिल गए थे? ओ मिल गया, मैं सुकमा से आ रहा है, कुंटा से आ रहा है करके हम मेरे को समाचार मिल रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए भैया, झीरम हमले को अंजाम देने के लिए क्या दूसरे राज्य उड़ीसा, आंध्र से भी नक्सली बुलाए गए थे? नहीं बुलाया, लेकिन वो लोग की इधर आए, वो लोग भी शामिल हो गया वो हमला में। और से ताड़मेटला, बुरकापाल, इस तरीके की जो बड़ी घटनाएं हुई थी, क्या उसमें आप शामिल थे? मैं ताड़मेटला बुरकापाल घटना में शामिल नहीं होती, मैं दूसरा काम के लिए मार गया। तो अच्छा, ये घटना जो है, ये बार बार ये कहा जाता है कि हिडमा और पापा राव ने मिलकर ताड़मेटला घटना को अंजाम ऐसे बोलते, लेकिन मैं उधर शामिल नहीं थी। हिडमा किया। हिडमा अकेले किया था? अकेला नहीं है, कुछ लोग, 2-3 लोग सीसी लोग भी है। प्लान कौन बनाया था? मतलब वो चंद्रन्ना है, बसवराजू है, वो लोग है। तेलंगाना के बड़े जो नक्सल नेता हैं, वो बस्तर के आदिवासी नक्सलियों का शोषण किया करते थे, क्या ये सच है? सही नहीं है, सच नहीं है, ऐसे नहीं करते। तो आप और हिडमा इतने ऊपर तक कैसे पहुंचे? अब मैं काम करके आ रहा, मैं पहुंच गया उधर ऊपर कमटी में भी। अच्छा।
आप अकेले पड़ चुके थे क्या, इसलिए आपने आत्मसमर्पण किया? मैं आत्मसमर्पण करने का वजह क्या है, सभी लोग सिलेंडर हो गए, नेता लोग भी सभी लोग, मैं सोचे मैं लड़ूंगा करके सोचे। इधर एरिया में नेशनल पार्क एरिया वाले भी चले गया, बैरंगढ़ से भी चले गया, मध्य एरिया में कोई नहीं है, मैं अकेला क्या करेंगे, वो हिसाब से मैं सिलेंडर हो गया। देवजी, रूपेश, दामोदर, पापा राव, इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो बस्तर से चुनाव लड़ेगा? लेकिन मैं अभी निर्णय नहीं किया हूँ, बाद में करेंगे। तो ये निर्णय कैसे होगा? वो हो सकता हो रूपेश भी ऐसे बोले, हम भारत संविधान के अनुसार काम करूँगा करके बोल रहे थे, वही भी सुना, वो लोगों को नहीं मिले, मिलने के बाद कुछ बात होते। ये बात आप भी बोले थे जगदलपुर में? और अभी बोले थे, लेकिन वो मिलने के बाद मैं निर्णय करूँगा। नहीं, निर्णय कैसे होगा? मतलब पब्लिक बोलेगी, आप पब्लिक के बीच जाओगे? और पब्लिक बीच भी जाऊँगा मैं, जनता कुछ आंदोलन करते रहते ना, वो लोगों का सामने मैं भी रहूँगा करके मैं सोच रहा अभी भी। आपका नक्सल संगठन में 3 दशक से ज़्यादा अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में कहीं भी अब बंदूक से बदलाव संभव? अभी जो पूरा बंदूक से नहीं संभव होगा, और बिना हथियार से हम लड़ेंगे करके सोच रहे थे, कुछ रहने से रहेगा झारखंड बिहार। अच्छा, ऐसे संभावना? अच्छा, संभावना है। तो ये थे हमारे साथ नक्सली पापा राव, जिनका कहना था कि बंदूक से बदलाव तो संभव नहीं है, लेकिन नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत से ऐसे सवाल थे जिसका इन्होंने बहुत सपाट तरीके से जवाब दिया और संगठन से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में बताया, खास करके नक्सल को लेकर के जो बैठक हुई थी 2020 में, उसे लेकर कई रोचक खुलासे किए हैं। हमारे साथ बीजापुर के करेस्पॉन्डेंट है सतीश अल्लूर, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं नक्सलवाद को। सतीश भाई, कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल ये रहेगा पापा राव जी से, ठेकेदार और ग्रामीणों को लूटकर संगठन किस बात पर जनता की सेवा करना कहता था? बिल्कुल, बहुत मौजूद सवाल है, आप जरा इसका खुल के उत्तर दीजिएगा। मैं और ठेकेदारों के साथ अलग अलग गाड़ी ड्राइवर के साथ में नहीं लूटते, वो लोग मर्जी से पूछते, आप लोग कितना देते, ऐसे मैं पूछ के 1 साल का देते। अच्छा, नहीं लूटते ऐसे। ये बोल रहे हैं कि साल का रिन्यूअल होता था। 1 साल का देते। लाखों का कैश, करोड़ों का सोना, ये किस तरह से आप लोगों ने अर्जित किया, कैसे इसका इस्तेमाल करते थे और किन किन पहलुओं पर इसका इस्तेमाल अधिकतर होता था? करते, लेकिन एक बार नोटबंदी आने समय कहीं वो पैसा चले जाते, इसलिए कि हमारा पार्टी के अंदर सोना भी रखते। एक बार नोटबंदी आने से बाद पूरा नोट बदली, पूरा करोड़ों रुपया जाएगा, ऐसे करके बीच बीच में हम सोना भी रखते हैं थोड़ा बहुत ऐसा। दादा, ये कि ये भी खबर आ रही है कि सोना जो है वो फिलीपींस से आया था, सच है ये? नहीं, सच नहीं है। वो कहाँ से लाया, लेकिन वो कमाड़ वाला का सोना है। रुपेश बोलने से वो सच की सही नहीं बोल सके मैं। कुछ डंप बरामद हुआ जिसमें हथियार भी मिले, कैश भी मिला, सोना भी मिला, ऐसा और कितना डंप मिल सकता है? थोड़ा डंप पैसा का नहीं है, लेकिन वो सोना का भी नहीं है, लेकिन माड़ का है, ये इधर का नहीं है। वो बंदूक डंप का मैं दिखा दिया। बस्तर में अभी और ऐसा मिल सकता है? नहीं है, बस्तर में कुछ जगह में नहीं है ऐसे। तो ये नक्सलवाद के अंतिम इतिहास के बारे में बातचीत करते हुए पापा राव का दावा है कि अब बस्तर में ऐसी स्थिति नहीं है कि बंदूक से संघर्ष हो सके, और संघर्ष करने के लिए ना तो बंदूक है, न पैसा, न संगठन और न कारतूस। ये बड़ा बदलाव है। ऐसे ही नहीं सरकार दावा कर रही है बस्तर के नक्सल फ्री होने का। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।